डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने टेक्सटाइल्स के अंदर साबुन के बारे में आपको सामान्य जानकारी प्रदान की। अब हम बात करेंगे साबुन के जो विभिन्न प्रकार हैं, यानी विभिन्न विधियों से जो तैयार किए जाते हैं, जिसमें हमने दो भागों में उनको क्लासिफाई किया था। साबुन को मृदु और नरम साबुन, यानी वो साबुन जो ठंडी विधि से तैयार किए जाते हैं, और कठोर एवं कड़े साबुन जो गर्म विधि से तैयार किए जाते हैं। तो इनके निर्माण की विधियों के बारे में बात करेंगे और साथ ही अपमार्जक जो हैं उनके बारे में, यानी डिटर्जेंट के बारे में आपसे बात करेंगे। तो साबुन निर्माण की जो विधियां हैं, जैसे हमने कहा कि हॉट प्रोसेस होती है और दूसरी जो है वो कोल्ड प्रोसेस होती है, यानी ठंडी प्रक्रिया होती है। तो ठंडी विधि से तैयार साबुन जो है गर्म विधि से तैयार साबुन की अपेक्षा थोड़ा नर्म होता है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये जो ठंडी विधि से साबुन तैयार किए जाते हैं उसमें कम समय, श्रम और साबुन का व्यय होता है, और साथ ही अधिक झाग का निर्माण होता है। ऊनी और रेशमी वस्त्रों की धुलाई के लिए काफ़ी उत्तम होते हैं। तो ये जो ठंडी विधि से तैयार साबुन जो है गर्म विधि से तैयार साबुन की अपेक्षा कुछ नरम होते हैं, और इसमें तैयार करने में कम समय और श्रम भी लगता है। साबुन निर्माण में जो मुख्य चरण होते हैं वो होता है साबुनीकरण और नमक द्वारा साबुन को अलग करना। तो साबुनीकरण क्या होता है? साबुनीकरण का मतलब होता है कि जब वसा को क्षार की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो वसा के कण टूटने लगते हैं और वसीय अम्ल जो है, यानी फैटी एसिड्स जो है और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। यही वसीय अम्ल क्षार के साथ मिलकर के साबुन का निर्माण करते हैं, और इसी क्रिया को सैपोनिफिकेशन या हम साबुनीकरण भी कह सकते हैं। यानी जब वसा के साथ कास्टिक सोडा को मिलाया जाता है तो जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर दर्शाई हुई है, जिसमें वसा जो है स्टीरिक अम्ल और क्षार जो है कास्टिक सोडा, जिसको गर्म किया जाता है तो उससे जो बनता है सोडियम सॉल्ट द्वारा साबुन को अलग किया जाता है, यानी सॉल्टिंग आउट जिसे कहते हैं। तो साबुनीकरण की क्रिया जब पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है तो इस मिश्रण में नमक का घोल मिलाया जाता है, और जिसमें साबुन का क्षार और वसा के घोल जो है वो अलग हो जाते हैं। अब जो गर्म विधि है द्वारा साबुन का जो निर्माण किया जाता है, यानी हॉट प्रोसेस के द्वारा जो किया जाता है, उसमें सबसे पहले वसा या तेल जो है, जो भी यूज़ किया जाता है, वसा है, तेल है, तथा क्षार जो है जिसमें कास्टिक सोडा भी हो सकता है और कास्टिक पोटाश भी हो सकता है, को साफ एवं स्वच्छ करके शुद्धिकरण कर लिया जाता है। वसा को किसी बड़े बर्तन में रखकर पिघलाया जाता है। वसा को पिघले हुए घोल में कास्टिक सोडा का हल्का घोल तैयार करके धीरे धीरे उनको मिलाया जाता है, साथ ही इसे आंच पर खौलाया जाता है। खोलने से साबुनीकरण की क्रिया में वृद्धि हो जाती है, और अब इस मिश्रण को अधिक कास्टिक सोडा इसमें और मिलाया जाता है और 2-3 दिन तक खौलाया जाता है। इससे वसा की जो साबुनीकरण की जो क्रिया होती है वो पूर्ण होती है, तथा साथ ही थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में 2-3 मिनट के पश्चात कास्टिक सोडा जब मिलाया जाता है तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस मिश्रण में साबुन, ग्लिसरीन, कास्टिक सोडा और अन्य अशुद्धियाँ होती है, और इस मिश्रण में नमक का घोल मिलाया जाता है, जिससे साबुन अशुद्धियों से पृथक हो जाता है और ग्लिसरीन तथा अन्य अशुद्धियाँ नीचे आकर के बैठ जाती है। इन्हें स्पेंट लाई भी कहा जाता है, यानी जो स्पेंट लाई है, जो नीचे बैठने वाले जो मटेरियल है वो स्पेंट लाई कहलाता है। इसी के अंदर जो है कि अशुद्धियों को एक पाइप से अलग कर दिया जाता है तथा ग्लिसरीन को आसवन विधि के द्वारा, यानी डिस्टिलेशन मेथड जो है उससे अलग कर लिया जाता है। अब इसमें केवल साबुन की परत रह जाती है। इस साबुन की परत को जो है पानी में घोलकर उबाला जाता है, जिससे गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाता है, और पेस्ट को थोड़ी थोड़ी देर में कास्टिक सोडा मिलाया जाता है, ताकि जो भी वसा शेष रह जाती है उसका भी पूर्ण रूप से होती है। दूसरी परत साबुन की परत होती है, और तीसरी परत जो होती है वह भी साबुन की होती है, लेकिन इसका रंग थोड़ा सा काला होता है, और चौथी परत जो होती है इसमें द्रव रूप में कास्टिक सोडा रहता है। तो दूसरी परत के शुद्ध साबुन को पाइप से अलग कर लिया जाता है तथा इसमें आवश्यकता अनुसार रंग और सुगंध भी मिला दिए जाते हैं। अब ये जो साबुन बनकर के तैयार हुआ है, इसे जमाकर टिक्की के रूप में, बट्टी के रूप में, फ्लेक्स, चूर्ण, पाउडर या अन्य वॉशिंग जो भी ज़रूरत है उसके मुताबिक इसको परिवर्तित कर लिया जाता है, और ठंडी विधि से तैयार साबुन कठोर होता है और धुलाई प्रक्रिया के लिए उपयुक्त होता है। तो हम ठंडी विधि के बारे में बात करेंगे। तो ठंडी विधि में जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत ही सरल और सहज तरीका होता है। इस विधि द्वारा गृहिणियों अपने घरों के अंदर भी साबुन को आराम से बनाया जा सकता है।
इसमें जो ठंडी विधि के द्वारा जो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, वो नारियल का तेल अथवा महुआ का तेल यूज़ किया जाता है। इसमें सामग्री निम्न प्रकार से ली जाती है, जिसमें जैसे नारियल का तेल है उसकी जो मात्रा होती है 1 किलोग्राम है, तो कास्टिक सोडा 250 ग्राम होगा, बेसन जो है 250 ग्राम और पानी जो है 4 बड़े कप का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से महुआ का तेल अगर यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर महुए का तेल 1 किलोग्राम, कास्टिक सोडा 250 ग्राम, मैदा जो है 500 ग्राम और पानी 8 बड़े चम्मच काम में लिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोसेस की जाती है, जिसमें कास्टिक सोडा को सबसे पहले पानी में घोलकर 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। एक बड़े बर्तन में तेल और मैदा को अच्छी तरह से मिलाकर फेंटा जाता है। अब इस मिश्रण में थोड़ा थोड़ा करके कास्टिक सोडा मिलाते हैं और साथ ही हिलाते जाते हैं जब तक कि समस्त मिश्रण गाढ़ा नहीं हो जाता है। वसा में क्षार मिलाने से ऊष्मा जो उत्पन्न होती है और साबुनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और फलतः साबुन बन करके तैयार हो जाता है। इस गाढ़े मिश्रण को सांचे में डालकर साबुन के रूप में जमा दिया जाता है। बाद में चाकू या किसी भी सहायता से इसको सारे बाजार में देखें तो बहुत सारे रंग के, विभिन्न आकार के, सुगंध के, ब्रांड के बहुत सारे वेराइटीज जो है साबुन के बाजार में उपलब्ध है। तो साबुन जो है मुख्यतः 2 रूप में होते हैं, जैसे मृदु साबुन, जैसे हमने कहा कि सॉफ्ट होता है, और दूसरा जो है कठोर साबुन होता है। तो जो मृदु साबुन है जल में शीघ्रता से घुलकर अधिक झाग उत्पन्न करता है और रेशमी और ऊनी वस्त्रों की धुलाई मृदु साबुन से की जा सकती है। अच्छे एवं मुलायम सूती वस्त्रों की धुलाई भी मृदु साबुन से की जानी चाहिए ताकि उसका रंग और चमक, सौंदर्य आदि खराब न हो। कठोर साबुन होता है जो साबुन पानी में देर से घुलता है और बहुत अधिक रगड़ने पर ही झाग बनाता है। इससे जो धुलाई का कार्य कठिनता से संपन्न होता है और वस्त्र को धोने में ज़्यादा समय, शक्ति और श्रम भी ज़्यादा लगता है। कठोर साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। नारियल का तेल, स्टेरिन, पामेटिन आदि कठोर वसा का उपयोग किया जाता है। इसे गर्म विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। अब धुलाई में साबुन के अतिरिक्त बाजार में विभिन्न उपयोग हेतु साबुन जो उपलब्ध होते हैं, जैसे नहाने का साबुन है, शेविंग का साबुन है, विसंक्रामक डिसइंफेक्टेंट सोप्स है, ग्लिसरीन साबुन है, पारदर्शी साबुन है। इस तरह से बहुत सारे मटेरियल जो हैं, तरह के सोप्स जो हैं बाजार में उपलब्ध हैं। अब साबुन के जो विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे हमने कहा कि साबुन जो है बट्टी या बार के रूप में भी अवेलेबल है। इसके अलावा साबुन पाउडर के रूप में भी अवेलेबल होता है, साबुन फ्लेक्स के रूप में भी अवेलेबल होता है और साबुन घोल के रूप में यानी लिक्विड सोप्स भी आजकल अवेलेबल है और सॉल्वेंट सोप जो है वो भी बाजार में अवेलेबल है। अब साबुन के जो गुण होने चाहिए, अगर हम देखें तो जो भी साबुन हम काम में लेते हैं वो उसमें जो गुण होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, जैसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, जैसे जल में शीघ्रता से घुलने वाला उसमें गुण होना चाहिए, तीव्र क्षार और कठोर वसा न होना, मृदु स्वाद प्रतीत होना, अगर हम तोड़ते हैं तो दानेदार दिखना, ग्रीस घोलक में हल्के क्षार, कम क्षार या हल्के क्षार का प्रयोग करना, बढ़िया स्वच्छक गुण होना चाहिए, नहीं साफ करने की जो प्रक्रिया है उसमें जल्दी होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए और जिसमें ज़्यादा मेहनत ना हो, दबाने पर दृढ़ प्रतीत ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल सॉफ्ट वो अंदर गल जाए, रंग साफ और स्वच्छ हो, कपड़े पर कोई भी खराबी ना हो। इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो उत्तम साबुन जो है उसमें इस प्रकार के गुणों का होना चाहिए। अब इसके अलावा जो साबुन, जो अन्य शोधक पदार्थ है जिनका उपयोग भी बहुत सारी जगह किया जाता है, जिसके अंदर हम देखें तो दक्षिण भारत में जो यूज़ किया जाता है वहाँ पर शिकाकाई का उपयोग काफ़ी किया जाता है। तो शिकाकाई जो है, जैसे दक्षिण भारत में इसकी प्राप्ति होती है, कांटेदार वृक्ष एक जो का फल जो होता है उसे शिकाकाई कहा जाता है, लेकिन इसमें जो क्वालिटी होती है, क्लीनिंग क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होती है। स्पेशली रेशमी और ऊनी वस्त्रों की सफाई के लिए काफ़ी अच्छा होता है। रंग और चमक पर इनका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और इसको चूर्ण बना करके प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि हम देखें तो अन्य शोधक पदार्थों के अंदर गेहूं का चोकर हो सकता है, सरेस हो सकता है, पैराफिन है, अमोनियम क्लोराइड, रीठा, ये जो विभिन्न प्रकार के जो चीज़ें हैं उनका उपयोग भी वस्त्रों को धोने के लिए किया जाता है। जैसे गेहूं के चोकर में अगर हम देखें तो चोकर के एक भाग में 4 भाग पानी मिलाना और 10 से 15 मिनट तक इसको उबाला जाता है, उससे गाढ़ा घोल तैयार होता है और जब ये ठंडा हो जाता है तो ऊपर से स्वच्छ पानी को निथार करके और साधारण स्वच्छक क्षमता जिसमें होती है और ये रंगीन ऊनी वस्त्रों और रेशमी वस्त्रों की धुलाई के लिए काफ़ी उत्तम होता है। इसके अलावा सरेस जो है उसको भी पानी में 10-12 घंटे तक भिगोया जाता है, भाप द्वारा गला करके और मलमल के वस्त्र से छान करके मोटे भारी वस्त्र को धोने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड जो है, जो कि मोटे और भारी वस्त्रों की धुलाई के लिए होता है,
तो इसका उपयोग भी किया जा सकता है। पैराफिन उपयोग भी वस्त्रों को धोने के लिए, और स्पेशली जो सिल्की वस्त्र होते हैं या ऊनी वस्त्र जो होते हैं उनकी धुलाई के लिए काफ़ी उत्तम होता है। तो इस तरह से हम देखें तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो चीज़ें हैं, इसके अलावा केमिकल अपमार्जक भी होते हैं, यानी रासायनिक जो हैं वो भी काफ़ी सारे बाज़ार में अवेलेबल हैं। यानी डिटर्जेंट जो होते हैं इंक्रीज द क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ द वाटर। The addition of detergent to water decreases the surface tension of water, thereby increasing its wetting power. When the wetting power of the water is increased, textile were penetrated more completely by water. यानी अगर हम इनको देखें तो इनमें जो है क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, स्वच्छ करने के गुण काफ़ी अच्छे पाए जाते हैं। यानी ये जो अपमार्जक है, जितने भी अपमार्जक है उनका संगठन यदि हम देखें तो इसमें क्रियाशील उत्पादन यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं कुछ, और कुछ एक्टिव डिपोजिशन एजेंट्स होते हैं, सोडियम सिलिकेट होता है, प्रकाशीय विरंजक और अन्य विरंजक यानी ऑप्टिकल ब्लीच और अदर ब्राइटर चीज़ें भी इसमें पाई जाती है। अब ये जो अपमार्जक हैं, अगर हम केवल इनको गुणों को देखें, प्रॉपर्टीज़ को यदि हम देखें तो उत्तम प्रकार के जो अपमार्जक होते हैं क्षार रहित होते हैं, अतः इसमें सभी प्रकार के वस्त्रों को, यहाँ तक कि रंगीन रेशमी वस्त्र जो होते हैं और ऊनी वस्त्र की धुलाई के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है और आराम से किया जा सकता है। इसके अलावा रंगीन रेशमी और ऊनी वस्त्रों की धुलाई यदि अच्छे से साबुन से भी धोए जाते हैं तो उसमें भी रंग निकलने की आशंका रहती है, लेकिन यहाँ पर जो अपमार्जक है इनमें जरा सा भी रंग नहीं निकलता है, इसलिए ये रंगीन और ऊनी जो रेशमी वस्त्र है उनकी धुलाई के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अपमार्जक में अतिशीघ्र एवं अत्यधिक आर्द्रक क्षमता यानी क्विक वेटिंग पावर भी होता है। इसके अलावा कठोर जल में अपमार्जक की मात्रा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अपमार्जक साबुन से सस्ता होता है। अपमार्जक से एल्यूमिनियम धातु के पात्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अपमार्जक से वस्त्र धोने में समय कम लगता है और श्रम भी कम लगता है। इसके अलावा साबुन की तरह बार बार इसे रगड़ना नहीं पड़ता, फलतः कोमल रेशों की सूक्ष्म रचना जो है उन पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम यहाँ इस तरह से देखें तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है, यानी धुलाई क्रिया में कम समय और श्रम का लगना, रेशों को कोई हानि न पहुंचना, वस्त्र की प्रतिरोधक क्षमता को कम करना, इसके अलावा जल की सतह तनाव कम करना, कठोर जल में मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो ये विभिन्न प्रकार के जो अपमार्जक हैं उनके गुण पाए जाते हैं। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक जो है उसमें क्या अंतर पाया जाता है, और इसके अलावा धुलाई में प्रयुक्त होने वाले विरंजक और अन्य प्रतिकर्मक जो हैं, यानी ब्लीचिंग एजेंट्स और अदर रिएजेंट एजेंट्स जो हम यूज़ करेंगे लॉन्ड्री के अंदर, उनके बारे में आपसे बात करेंगे।